सोमेश गोविंदपुर गांव में ऑटो से उतरता है। ऑटो वाले को वो पैसे देकर, भैया, यहाँ केशव और कल्पना का घर तुझे मालूम है क्या? केशव और कल्पना? नहीं मालूम जी, ये नाम तो मैं कभी नहीं सुना। वो क्या काम करते हैं? अरे ये क्या भैया, तुम इस गांव के नहीं हो क्या? मैं बोला ना साहब, मैं इसी गांव का हूँ। इमली के पेड़ के पास मेरा घर है। मेरा नाम नरेश है। मुझे तो तेरे घर का पता नहीं चाहिए भैया। शहर में पेट भर खाना खा के, बिना पैसे दिए कहानियां सुना के, एक के बाद एक भाग के आए ना, वो केशव और कल्पना का घर चाहिए। ऐसे कहते ही ऑटो वाले को पूरी बात समझ आई। ओ, तो आप उन भोजन प्रेमियों के शिकार हो? हाँ भैया, वो दोनों पेट भर खाना खा लिए। वो तो बिना पैसे दिए कहानियां सुना के रफू चक्कर हो गए। ऐसे कहते समय ऑटो वाला सोमेश को रोक के, केशव उसकी पत्नी कल्पना को होटल में छोड़कर पैसे लेके आऊंगा कह के चला गया ना? हाँ भैया। थोड़ी देर बाद कल्पना आवाज उठा के मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ कह के वो भी जाने लगी ना, तो आप उसे रोकने की कोशिश की है ना? अरे ये सब तुम्हें कैसे पता भैया? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई साहब। आप उसे रोकने की कोशिश की, तब कल्पना चिल्लाकर आपको शपथ लगा के आसपास के लोगों को इकट्ठा करके आपके ऊपर शिकायत करके वहां से भाग गई ना? हाँ भैया, जल्दी बोलो, उन भोजन प्रेमियों का घर कहाँ है? वो बड़ा पेड़ है ना, वहाँ है। ऑटो वाला ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। सोमेश वहाँ से भोजन प्रेमियों के घर जाने लगा। उस गांव में भोजन प्रेमियों का नाम सार्थकत किए केशव और कल्पना नाम के पति पत्नी दरवाजे को ताला लगाकर घर में रहते हैं। खिड़की के जाल से दोनों बाहर देखते रहते हैं। तब कल्पना को सोमेश नजर आता है। आप ठीक बोले जी, मैं गुस्से में हमारा पता दे दी और वो होटल वाला सीधा हमारे घर आ गया जी। घर के बाहर ताला देखकर चला जाएगा कल्पना, तू घबरा मत। ऐसे बातें करते समय सोमेश घर को ताला लगाकर रहना देखकर निराशा से वहां से चला जाता है। वो जाने के बाद अंदर रहे केशव और कल्पना बहुत खुश होते हैं। कल तो ऐसे कट गया, पर आज हम क्या खाएंगे जी? तू जाके मेरा फोन और डेयरी लेके आ। अभी वो दोनों क्यों जी? अरे मैं बताऊंगा, हमें खाना चाहिए ना। ऐसे कहते ही कल्पना वहां से चली जाती है। केशव सोचते समय कल्पना डायरी और फोन लाकर केशव को देती है। कल्पना, फोन में आउटगोइंग फ्री है ना, तो हम हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करेंगे और ये पता लगाएंगे कि किसके घर कब और कौन सा फंक्शन है। समझ गई जी, हम घर में पकाएंगे तो बहुत पैसे खर्चा होंगे, और इतने पैसे क्यों खर्चा करना? पैसे भी महिलाओं का बस टिकट फ्री है ना, सिर्फ आपके लिए ही टिकट लेना है। चलिए जाके पेट भर खा के आएंगे। चलिए ना, जल्दी चलेंगे। ऐसे कहते ही केशव उसका चाचा कृष्णमूर्ति को फोन करता है। बोलो रे केशव, तुम मुझे फोन किए मतलब जरूर खाने के बारे में ही तुम कुछ पूछना चाहते हो ना? नहीं चाचा, मैं और कल्पना हर समय खाने के बारे में ही सोचते हैं। क्या और क्या हो सकता है रे केशव? मामा जी को मेरा प्रणाम कहिए जी। चाचा, कल्पना तुझे प्रणाम कह रही है। हाँ हाँ, मुझे तुम दोनों की बात सुनाई दी रे। और क्या हाल चाल है चाचा? तुम दोनों तो भोजन प्रेमियों हो, तो बताओ क्या बात है? कोई खुशखबरी है क्या? नहीं चाचा, ऐसे कुछ नहीं है। गांव में सब ठीक है ना चाचा? हाँ ठीक है रे, मुझे पता है तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, पर गांव में फंक्शंस नहीं है रे। 90 साल का चंद्रैया जिंदा है चाचा। मैं बोला ना, कोई भी कहीं भी नहीं गए, सब जिंदा है और गांव में ही है। वो सुदर्शन की बेटी की शादी कब है चाचा? उस लड़की की उम्र भी बढ़ रही है। केशव, मेरी बात सुनो,
कोई भी फंक्शन करने से मैं तुम्हें बोलूंगा। शादी हो या कुछ और, कुछ भी हो, मैं तुम्हें जरूर बोलूंगा। तब सुबह सुबह आकर तुम दोनों पेट भर खाना खा के जाओ, समझे? ऐसे कह के फोन रख देता है। वो बात सुन के केशव हंसने लगा। इस तरह केशव और कल्पना सबको फोन करके बात करने लगे। कल्पना की बुआ अपर्णा बहुत डांटती है। ये क्या जी, सब लोग हमें क्यों डांट रहे हैं? नहीं तो आशीर्वाद देंगे क्या? क्या हम आज तक किसी को घर बुला के खाना खिलाए? पानी तक नहीं दिए कल्पना, कम से कम किसी को भी घर में बैठने भी नहीं दिए। अभी क्या करेंगे जी? तुझे तो बस फ्री है, मेरे लिए तो टिकट लेना है। तो हम दोनों टाउन जाएंगे, पूरा घूमेंगे। कहीं तो कोई ना कोई फंक्शन वहाँ होगा ना। वहाँ जाने के बाद क्या करना है हम तो खूब जानते हैं। तो देर क्यों, जल्दी चलेंगे। वो घर के पीछे दरवाजे से बाहर आकर ताला डाल के बस स्टैंड को आते हैं। बस आता है, दोनों बस चढ़ के बैठते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों टाउन में घूमना शुरू करते हैं। दोनों चारों ओर देखने लगे। एक जगह वो फंक्शन होते देखते हैं। बस दोनों के चेहरे खिल जाते हैं। केशव और कल्पना दोनों वहाँ का माहौल देखकर सीधा खाने के सेक्शन में जाते हैं। वहाँ सभी रेडी रखते हैं। उन्हें अच्छी खुशबू आने लगी। व्यंजनों की खुशबू से दोनों के मुंह से पानी आने लगा। उनके सामने तरह तरह के फूड आइटम्स रहते हैं। बस दोनों के मुंह से पानी आने लगा। दोनों बहुत खुश होते हैं। तब केशव ने, कल्पना, हमारा प्लान अमल करना है। हाँ जी, जल्दी कीजिए। ठीक उसी समय वहाँ रहे चंदू आता है। कौन हो तुम दोनों? मैं दूल्हे का रिश्तेदार हूँ। मैं दुल्हन की तरफ से हूँ। ऐसे कहने पर चंदू उन दोनों को प्रणाम करता है। देखो भैया, खाने के आइटम्स टेस्ट करने के लिए दूल्हे राजा ने मुझे यहाँ भेजा है। आइटम्स का स्वाद देखना पड़ेगा ना। सभी एक एक प्लेट लाकर उस टेबल पर रखिए। मैं तो दुल्हन की तरफ से हूँ भैया। सभी आइटम्स का टेस्ट देखकर हम उन्हें बताएंगे। इस टेबल पर सभी एक एक प्लेट लाके रखिए, हम खा के देखेंगे। ऐसे कहने पर चंदू आश्चर्य होकर, टेस्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा खाने से बस है ना, लेकिन ये दोनों तो एक एक प्लेट मंगा रहे हैं। ये सब मुझे क्यों, ला के रख दूंगा। ऐसे सोचता है। एक टेबल पर केशव और एक टेबल पर कल्पना बैठते हैं। चंदू दोनों के लिए सारे आइटम्स एक प्लेट में रख के लाके रखता है। दोनों खुशी से खाने लगे। थोड़ी देर बाद, चंदू भैया फिर से एक एक प्लेट लाओ। मेरे लिए भी लाना भैया, चिकन में सॉल्ट थोड़ा कम है। हाँ, मुझे भी कम लगा। आप जाके जल्दी लाइए ना। तब चंदू फिर से लाके रखता है। इतने में वहाँ सोमेश आकर भोजन प्रेमियों को देखता है। लेकिन कल्पना और केशव का ध्यान खाने पर रहता है। वो लगातार खाने लगे। उन दोनों का खाना देखकर सोमेश बेहोश होके गिर जाता है। तुम दोनों पेट भर अच्छे से खाना खाकर बिना पैसे दिए कहानियां सुनाए, अच्छे से प्लान करके दोनों ड्रामा किए। अभी देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। सोमेश चंदू को प्लास्टिक चिपकली देता है। चंदू पूरा समझ लेता है। वो हंसते हुए चावल में मिलाकर केशव के पास लाके रखता है। तब केशव को चिपकली नजर आती है। वो घबरा कर, कल्पना, चिपकली। केशव चिपकली कल्पना के ऊपर फेंक देता है। तब कल्पना घबरा जाती है। अरे, इस खाने में तो चिपकली गिरा, शायद जहर पूरा फैल गया होगा। ऐसे कहने पर केशव और कल्पना घबरा कर पेट भर खाने पर वहाँ से वो दोनों उठ नहीं पाते। आज हमारी मृत्यु कायम है कल्पना। मुझे भी वही लग रहा है जी। हम तो पेट भर खा लिए, भाग भी नहीं सकते। दोनों गहरी सांस लेते समय उनके पास सोमेश आता है।
दोनों सोमेश को देखकर शॉक हो जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि खाना कम खाने से अमृत है, ज्यादा खाने से जहर है। तुम्हारी आदत आज तुम दोनों को खतरे में डाल दी। ये बताने के लिए ही हम छिपकली का नाटक किए, समझे केशव? ऐसे कह के वहां से सोमेश चला जाता है। केशव और कल्पना बहुत सोचकर अगले दिन से खाना कम खाने लगे। एक गांव में वीरू और कमला नाम के पति पत्नी रहते थे। वीरू घर पर किराना शॉप रख के लालच से ज्यादा दाम बढ़ा के बातें बोल के सामान बेचता था। उस गांव में और एक किराना शॉप नहीं था। लोगों को पड़ोस गांव जाकर सामान लाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए गांव वाले वीरू के पास ही खरीदते थे। एक दिन सुजाता ने, ये अन्याय है भैया। प्याज का रेट बढ़ जाने से मैं क्या करूं बहन? बाहर मार्केट में प्याज नहीं मिल रहा। हम पहचानत वाले सोचकर मैं इस रेट में बेच रहा हूँ। ये तो सबसे कम दाम में है बहन। तो मुझे प्याज नहीं चाहिए भैया। बाकी सामान के कितने पैसे हुए जल्दी से हिसाब कर दो। देखो बहन, सब्जी बिना प्याज के कैसे बनेगी? तुम्हारे पास कम पैसे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में लाके दे दो। तू कहीं नहीं जाएगी और मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसे 2-3 प्यार भरी बातें बोलता है। उससे सुजाता को मजबूरन प्याज लेना पड़ा। पूरे पैसे देकर सुजाता सामान ले जाती है। ऐसे वीरू प्यारी बातें बोल के होशियारी से व्यापार करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी कमला बहुत आलसी है। घर का काम ही नहीं बल्कि खाने का प्लेट भी नहीं रखती। वो मुश्किल से दरवाजे के पास आकर, सुनिए, भूख लगी है, आप आके मुझे खाना खिलाइए। कमला, मेरी प्यारी पत्नी, तू यहाँ तक आई ना? ऐसे ही तू किचन में सीधा जाकर खाना खा लो। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। आपके पास आने के लिए पैर काम करने से काफी है, वो भी 10 स्टेप्स। लेकिन किचन में जाने के लिए 15 स्टेप्स डालना पड़ेगा। बाप रे, मुझसे नहीं होगा। इसके अलावा किचन में जाने से हाथों से काम करना पड़ेगा। इतनी आलसी रहने से कैसे कमला? इधर शॉप और उधर तुझे कैसे देखूं कमला? वो सब आपको पता नहीं क्या जी? मुझे देखते समय आप शॉप बंद कर दीजिए। मेरा काम हो जाने के बाद आप शॉप खोलिए। समझ में आया ना? व्यापार की बात छोड़ कमला, तुझे देखना ही मेरा काम हो गया। तू जरा समझ के तेरी आलसीपन को छोड़ना। ये क्या जी? मेरा काम भी आप व्यापार समझ रहे हो क्या? वरना कुछ और सोच रहे हो? बातें बढ़ाने के लिए तेरी आलसीपन कहाँ गई कमला? वीरू गुस्सा होके दुकान बंद करके अंदर जाता है। कमला सोफे में बैठी रहती है। वीरू अंदर ही अंदर कमला को शपथ लगा के उसके लिए एक प्लेट में दाल चावल पापड़ और अचार के साथ घी डाल के लाके बैठता है। तब कमला खुश होकर, आहा, आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे कहने पर मजाक से, तेरे लिए मैं सेंट डाल के खाना पकाया कमला, खाओ ना। वीरू उसे खाना खिलाने लगा। कमला खुशी से पेट भर पति के हाथों से खाई। कमला, खाना खा ली ना? जरा शॉप में बैठना, मैं शहर जाकर कुछ सामान लाऊंगा। ठीक है जी, मेरे लिए आप बहुत कर रहे हो तो मैं आपके लिए शॉप में जरूर बैठूंगी। चलिए। ऐसे कहते ही वीरू अंदर खुश होकर ऐसे धीरे धीरे कमला को काम बताकर उसके आलसीपन को छुड़ाना है, ऐसे सोचकर वो शॉप खोलता है। कमला बैठती है। वीरू सामान लाने शहर जाता है। तब शॉप के पास गोविंद आता है। वो कमला से, मालकिन, आप साहब जी किधर हैं? वो शहर गए, क्या चाहिए ले लो। ऐसे कहते ही मन में, वाह रे वाह, यही सही टाइम है। ज्यादा दाम बताए साहब जी उनकी आलसी पत्नी को शॉप में रखे।
सामान लाने शहर गए। अब भी मेरा हाथ का कमाल दिखाऊंगा। तब वो आदमी कमला से, मालकिन, तुअर दाल चाहिए। मैं नहीं उठूंगी, वहाँ है, खुद ले लो। ऐसे कहते ही गोविंद चिल्लर के पैसे देकर ज्यादा तुअर दाल लेके चला जाता है। वो जाते जाते रास्ते में मिले हर एक से वीरू शॉप में उसकी आलसी पत्नी को बिठाकर शहर गया करके सबको बताता है। उससे गांव वाले चिल्लर के पैसे लेकर जाते हैं। उन्हें देख के आलसी कमला ने, अरे आज मेरा पति मेरी तारीफ करेगा, सामान खरीदने बहुत सारे लोग आए। ऐसे कमला खुश होते समय शॉप को आए लोग चिल्लर के पैसे देकर ज्यादा सामान ले जाने लगे। उससे वीरू का दुकान खाली हो जाता है। चिल्लर पैसों को देखकर कमला खुश होते समय बाहर गए वीरू आता है। शॉप खाली रहना देख के वो चौंक जाता है। कमला, कमला, शॉप पूरा खाली है, पूरे सामान कहाँ हैं? ऐसे कमला कह के चिल्लर के पैसे दिखाती है। उस चिल्लर को देखकर पत्नी की आलसीपन से हुई नुकसान से वीरू को समझ में नहीं आता कि उसे हंसना है या रोना है। तेरे बारे में जानते हुए भी तुझे शॉप में बिठाया ना, वही मेरी गलती है। इसके लिए मुझे खुद को चप्पल से मारना है। ऐसे कह के उसके चप्पल से सर पर मारने लगा। तब उसके पास उसकी माँ पार्वती आती है। मार लो बेटा, अच्छे से मार लो। तेरी पत्नी को सर पर चढ़ाए, उससे एक काम भी नहीं कराए। ऐसे कहते ही वीरू चुप रह जाता है। वो छोड़ माँ, इस नए घर में बेटे के साथ रहना है ना, तो क्यों तू उस पुराने घर में रहना माँ? पहले मेरी बात सुन। घर के सामने रंगोली डालने के लिए तुझे गोबर चाहिए ना माँ, मैं लाके तेरी बहू के साथ भेजूंगा, ठीक है ना? सुबह होने से पहले ही क्या तेरी पत्नी गोबर लाएगी बेटा? मुझे तो यकीन ही नहीं है। यकीन करना है माँ, वो जरूर करेगी, तेरी बात वो सुनेगी। पता है बेटा। सांस आते ही वो उठ के प्रणाम की ना। ऐसे कहते ही वीरू कमला को देखता है, लेकिन कमला बैठी रहती है। वीरू चुपचाप सर नीचे कर लेता है। वीरू की माँ चली जाती है। अगले दिन सुबह मुर्गी आवाज देने लगी। तब वीरू साड़ी ओढ़ के सर पर थैली रख के कोई नहीं देख रहे सोचकर चारों ओर देखकर रास्ते से जाने लगा। तब वीरू ने, इतने बड़े किराना शॉप का मैं ओनर हूँ और आलसी पत्नी की वजह से मुझे करना पड़ रहा है। ये गोबर चाहिए करके माँ 10 बार बोल के गई, लेकिन मेरी आलसी पत्नी अभी तक सोई है। यहाँ मैं पत्नी को भी बता नहीं सकता और माँ को भी नहीं। ये कैसी मजबूरी है। ऐसे सोचकर जाते समय गांव में बहुत सारे भैंस रहे यादगिरी का शेड नजर आती है। आज भी मैं यहाँ से माँ के लिए गोबर ले जाऊंगा। वीरू गोबर लेने शेड के पास आकर चारों ओर देखते समय गोबर के चोर को पकड़ने के लिए लकड़ी पकड़े रहे मल्लेश वीरू को देख के हंसने लगा। उस आवाज से वीरू डर के वहाँ से भाग जाता है। उस दिन दोपहर को वीरू कमला को खिलाकर वो खाता है। उसके बाद दोनों अगल बगल में बैठ के बातें करते समय एक सांप जल्दी से उनकी तरफ आने लगी। वीरू सांप को देख के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कमला उसकी आलसीपन से वहीं बैठी रहती है। तब सांप कमला के पास आकर उसके पैर को काट के वहाँ से चली जाती है। तब कमला बेहोश होके गिर जाती है। वीरू जल्दी से आकर गोविंद की मदद से बैलगाड़ी में टाउन में रहे हॉस्पिटल को ले जाता है। वहाँ डॉक्टर कमला को देख के जहर पूरा निकाल देता है। कमला को होश आने के बाद उसे बिठा के, देखो कमला, तेरी आलसीपन से आज तू मर जाती थी। घर में ठीक समय पर वीरू था और तुझे टाइम पर हॉस्पिटल को ले आया, पर वीरू ना होता। ऐसे कहते ही कमला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब कमला समझती है कि आलसीपन से जान जा सकती है, पर वापस नहीं लाई जाएगी।
अगले दिन से घर में धीरे धीरे काम करने लगी कमला। उसे देख के वीरू खुश होकर उसका किराना शॉप खोलता है। ईमानदारी से वो सामान बेचना शुरू करता है।